हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा वैकेंसी के जो एग्जाम होने वाली है उसमें हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान के आने वाले प्रश्नों को। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछी जाएगी। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, पहला प्रश्न आपका है वह है डीएनए में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यही पूछा जा रहा है कि डीएनए में क्या पाया जाता है। तो एक बात आपको हम बता दें दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे एमिनो एसिड, पेप्टाइड और पेंटोज है, तो दोस्तों ये जो तीनों के तीनों हैं वो आपके किससे से संबंधित है। तो ये आपके संबंधित है प्रोटीन से। किससे संबंधित है? ये प्रोटीन से संबंधित है। एक और बात बता दें दोस्तों कि जो डीएनए होता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि डीएनए में क्या होते हैं। तो अगर यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या है निकल चुके हैं तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। दोस्तों याद रखिएगा कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। और हाँ जी, तो जो डीएनए होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक कहते हैं, यानी कि डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। फिर अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन कहाँ पर बनता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसके लिए हमारे कोशिका के अंदर एक खास प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। तो दोस्तों राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राइबोसोम। अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ पूछा गया है कि किसमें वास्तविक केंद्रक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया गया है। तो देखिएगा ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया गया है, नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हरा शैवाल, कवक, लाइकेन ये सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि आपको पता होगा कोशिकाएं जनरली दो प्रकार की होती हैं। एक कहते हैं जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और दूसरे को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है दोस्तों? तो उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें जीवाणु क्या है दोस्तों। तो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। और जब ये प्रोकैरियोटिक सेल है दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है। तो दोस्तों अब बता दें, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका, डेंड्राइट्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सबसे लंबी कोशिका है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन कहते हैं, जिसे यहाँ पे हमने तंत्रिका कोशिका कहा है। तो याद रखिएगा सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, और याद रखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका किसमें पूछी जाए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए सबसे बड़ी कोशिका मानव का, तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, यानी कि अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है दोस्तों? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। बहुत ही आसान सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न है राइबोसोम्स किससे बने होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, याद रखिएगा राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के, यानी कि राइबोसोम दो ही कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि कोशिका शब्द किसने दिया था। तो दोस्तों कोशिका शब्द किसने दिया था? तो याद रखिएगा कोशिका विज्ञान के जनक है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले कोशिका का जिक्र किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कोशिका शब्द दिया था वो दिए थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक को हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, समझिएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैला यानी कि सुसाइडल
बैग कहा जाता है क्योंकि, तो याद रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम को हम लोग सुइसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि अगर उस कोशिकांग में से निकल गए यानी कि लाइसोसोम से बाहर निकल गए तो कोशिका को क्या कर देंगे, गला देंगे दोस्तों। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा जल अपघटन एंजाइम। अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस यानी कि यहाँ पे साफ साफ पूछा जा रहा है कि बताइए कोशिका का ऊर्जा गृह। तो दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सभी कवक सदा होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों जो कवक होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं और मृत जीवों का शरीर से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। तो याद रखेंगे वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों और मृत जीवों के शरीर से ग्रहण करते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी मृतोपजीवी, जिसको हम लोग इंग्लिश में दोस्तों सेप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग सेप्रोफाइट्स कहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कवकों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि कवकों में संचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ग्लाइकोजन या ऑयल के रूप में, तेल के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आरएनए की संरचना डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर किससे अलग हो जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं डीएनए का और इधर बात करते हैं आरएनए का, तो याद रखिएगा दोस्तों डीएनए में जो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन, और एक होता है प्यूरिन, ठीक है। तो पिरिमिडीन में डीएनए का जो पिरिमिडीन होता है दोस्तों, ये पिरिमिडीन क्या है, ये है नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक है, पिरिमिडीन में आपके पाए जाते हैं एडेनिन और ये गुआनिन, ठीक है, गुआनिन। और प्यूरिन में आपके पाए जाते हैं साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, साइटोसिन और थायमिन। अब देखिएगा यहां पर अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा जो थायमिन है उसके जगह पे क्या पाया जाता है, उसके जगह पे यहाँ पे यूरासिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आरएनए है, ठीक है, डीएनए है, तो ये आरएनए में डीएनए के जगह पे सॉरी आरएनए में और जो डीएनए में अंतर हम लोग स्पष्ट करते हैं, तो डीएनए में जो थायमिन है उसमें आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरासिल पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा जीव एक है जो है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम लोग पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए दोस्तों सबसे छोटा जीव कौन है, वह है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली करता क्या है, ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, बिल्कुल नहीं। केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नहीं। कोशिका में जल खनिज लवण में प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन, तो दोस्तों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है, वो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख होता है। कितना होता है, 2 लाख, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, कहा जा रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने का बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। अब एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ, तो एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला
जो पदार्थ होता है दोस्तों याद रखिएगा, क्या उसमें न्यूक्लिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, कि वसा पाया जाता है, कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कि प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन कर लेंगे। यहां पर कर दिया जाएगा जल। ठीक है, तो कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है दोस्तों, तो वो है वाटर। क्या है, तो वो है वाटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, और अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, यानी कि देखिए 1838-39 1838-39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्लाइडेन और दूसरा नाम है स्वान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। फिर अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से, याद रखिएगा पूछा जा रहा है पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। यानी कि साफ साफ पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस प्रकार से अंतर है। तो देखिएगा सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये तो बिल्कुल सही बात है। पादप कोशिका में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। फिर देखिए पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये भी सही बात है। पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती हैं। क्या पूछा गया है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण। ओके, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा याद रखिएगा सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम रूट की बात करेंगे, जो पौधा होता है उसके जड़ की बात करेंगे, तो उसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि पादप जंतु कोशिका भिन्नता के निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा ये पादप कोशिकाओं का कोशिका में तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा सी। ये देखिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए, मतलब कि कोशिका में जो राइबोसोम है उसको हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, तो दोस्तों कौन सी क्रिया नहीं होगी। तो याद रखिएगा जब हम कोशिका से राइबोसोम को खत्म कर देंगे तो प्रोटीन कभी नहीं बनेगा, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है। दोस्तों एक बात बता दें, न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड कहा जा रहा है। तो पूछा रहा क्या केंद्र में पाया जाता है, कि कोशिका द्रव्य में केंद्रक और कोशिका द्रव्य में केंद्र और राइबोसोम में। तो याद रखिएगा दोस्तों न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो देखिए न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए हो गया और ये आरएनए हो गया, ये पाया जाता है केंद्रक के अंदर, यानी कि वही कहा जा रहा है केंद्र के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य। दोस्तों याद रखिएगा आरएनए का मुख्य कार्य है ये प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला है कि डीएनए का मूल मात्रक यानी डीएनए का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। फिर अगले प्रश्न निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो अभी हमने देखा था कि सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी कोशिका क्या है, वो है माइकोप्लाज्मा। प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है हम आपके लिए छोड़ते हैं कि क्या होता है कि प्याज जब हम काटते हैं तो हमने आंखों से आंसू आ जाता है, क्यों आ जाता है, इसको हम लोग, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहां होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो देखिए कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है मुख्य रूप से वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें हमको मिलती है एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों जो कोशिका होता है उसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है
और जो केंद्रक होता है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रक्रियाएं हैं उनको क्या नियंत्रित करती हैं। तो कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं वो है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किस उपस्थित है। ऑलरेडी हमने देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर स्पष्ट करेंगे कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, प्लाज्मा झिल्ली। याद रखिएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोशिका भित्ति, क्योंकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जबकि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, और यहां तक ये भी याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली के द्वारा घिरी हुई कोई संरचना नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा आपका सी। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में होता है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उसे लंबे समय तक, याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आपके जो SCERT है, SCERT बुक जो 8 क्लास का है उससे प्रश्न है ये, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक मात्रा में चीनी और क्या कर देता है दोस्तों सूक्ष्म जीव कोशिकाओं के क्या करता है द्रव्य कुंचन, यानी कि उसको सुखा देता है। कोशिकाओं को ही जो सूक्ष्म जीव आते हैं उसको ही क्या करता है सुखा देता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि सेंट्रियोल पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों सेंट्रियोल केवल और केवल किस में पाया जाता है, तो एनिमल सेल में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा सेंट्रियोल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, पुष्पीय पौधे में, लाल शैवाल में, प्राणी कोशिका में। याद रखिएगा प्राणी कोश यानी कि यहाँ पे पूछा, यानी कि जो जवाब दिया गया है वो एनिमल सेल है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसे देखिएगा ये क्या है एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में देखिएगा ऐसे ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों ग्रेना कहते हैं। ग्रेना का एक जो इकाई होता है इसे हम लोग थैलाकोइड कहते हैं, ठीक है। थैलाकोइड कहते हैं। अब ये जो थैलाकोइड है इसका जो मेम्ब्रेन होता है दोस्तों, इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसी में क्या पाए जाते हैं आपके ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषवर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होती है, कहाँ के, तो थैलाकोइड के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम केंद्र होते हैं। अभी बताया था हमने राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। फिर एक कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों क्या सभी यहाँ पे कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट काल के संबंधित होते हैं। सही बात है। कोशिका कुछ कोशिकाओं को बदलते आकार जैसे कि अमीबा हो गया। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ठीक है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं ऊतक होंगे एक ही प्रकार के होंगे, वो सही नहीं है। तो जवाब हो जाएगा इसका डी। देखिएगा जीव कोशिका यानी कि एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों एनिमल सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहलाता है पावर हाउस। अगला प्रश्न है आपके सामने जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, क्या अब्सेंट होता है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है गोल्गी काय उत्पन्न होते हैं सूत्रकणिकाओं से, जाइमोजाइट कोशिकाओं के कोशिका भित्ति से अंतर। तो याद रखिएगा दोस्तों जो गोल्गी बॉडी होते हैं वो उत्पन्न होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक बात समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है गोल्गी काय, गोल्गी काय से उत्पन्न होता है लाइसोसोम, ठीक है। याद रखिएगा
जैसे प्रश्न पूछा गया यहाँ पे गोल्गी कहाँ से उत्पन्न होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर यहाँ पूछ दिया जाए कि ये लाइसोसोम कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो वो गोल्गी कैसे उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप कोशिका कौन सी है जिसमें बिना न्यूक्लियस, उसमें केंद्रक होता ही नहीं है। तो केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है दोस्तों, मूल रोम में, साचर कोशिकाओं में, वाहिनी कोशिकाओं में, एधा कोशिकाओं में। एधा, थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ लग रही है। एकमात्र पादप कोशिका में कौन सी जो बिना न्यूक्लियस होती है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा चालनी नलिका, चालनी नालिका। ठीक है, चालनी नलिका का जो सेल होता है, ठीक है, जो सिव ट्यूब्स होते हैं उसमें क्या, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संरचनाओं में कौन से युग प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब कि वो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। कोशिका कला नहीं, कोशिका भित्ति नहीं, नहीं, अंतःपदक जालिका और कोशिका कला। ठीक है, तो हो जाएगा ये कोशिका कला, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो आपके एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं और साथ साथ वो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, मतलब कि पादप कोशिका और एनिमल जो जंतु कोशिका है दोनों में पाए जाते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा हुआ प्रश्न है, वो है क्लोरेला। तो दोस्तों क्लोरेला का ही हम लोग क्या करते हैं, लैब में प्रयोग करते हैं। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पके हुए टमाटर का लाल रंग है वो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। और दोस्तों लाइकोपीन का नाम आपने सुना होगा, वो एक कैरोटीनॉइड ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1831 में एक कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा 1831 में कोशिका के अंदर जो केंद्र का डिस्कवर करने का, खोज करने का श्रेय जाता है, वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। किसको जाता है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन को जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा पौधों में पाई जाती है सेलुलोज वाला, यानी कि जो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी किसमें पाई जाती है, तो पौधों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि डंबेलाकार कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, जनरली जो घास होते हैं, घास ग्रास होते हैं, उसमें जो होती है कि जो द्वार कोशिकाएं डंबल के जैसा, यानी कि कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा दोस्तों, गेहूं हो जाएगा। अगला है कि कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब अंतःप्राशरण की प्रक्रिया होगी तो कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में असमर्थ होता है, तो ये क्वेश्चन लगातार बार बार रिपीट हो गया है, वो है माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा वह है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। अगला है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी मानव कोशिका दोस्तों वो है ओवम, जैसे कि हमने आपको बताया था, जब हमने बताया था न्यूरॉन की सबसे लंबी कोशिका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।